Good morning, students. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. Today discuss about coordination compounds. हमने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंटिन्यू करते हुए जो उपसंयोजक रसायन में महत्वपूर्ण पद जिनका यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, यूज्ड होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्यू टर्म्स हैं उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स है उपसंयोजक एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। और ये एंटिटी धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है एंड उदासीन भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक केंद्रीय परमाणु होता है जो कैसा हो सकता है, उदासीन परमाणु भी हो सकता है और आयनिक अवस्था में भी वो हो सकता है। जनरली तो जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट हैं वो उपसंयोजक एंटिटी में केंद्रीय परमाणु सामान्यतः उनका होता है, लेकिन एस ब्लॉक के कुछ छोटे आकार वाले मेटल्स भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब हम केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कुछ अन्य परमाणु या समूह जिन्हें हम लिगेंड भी कहते हैं व्यवस्थित होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। इस उपसंयोजक बंध में धातु परमाणु किसकी भूमिका अदा करता है? एक्सेप्टर की, जिसे हम पाता भी कहते हैं। और जो इस परमाणु के साथ जुड़े हुए रहते हैं जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं, वो किसकी भूमिका अदा करते हैं? डोनर की या दाता की। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताता हूं कि ये एंटिटी है। जैसे देखिए, ये हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, CO NH3 का होल 6 3+, ये एक उपसंयोजक धनावेशित एंटिटी है। इसी प्रकार से हम एक ऋणावेशित एंटिटी देखते हैं। इसमें लेंगे हम ब्रैकेट प्लेटिनम Cl4 2-, ये एक ऋणावेशित एंटिटी है। इसी प्रकार से उदासीन भी हो सकती है, और उदासीन का हम एग्जाम्पल लेंगे Fe3 ब्रैकेट CO का होल 12, ये आपकी उदासीन एंटिटी है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि एंटिटी धनावेशित, ऋणावेशित एंड उदासीन हो सकती है। और एंटिटी में जो लिगेंड होता है वो डोनर के रूप में होता है, और जो मेटल होता है वो एक्सेप्टर के रूप में होता है। सेकंड आपकी टर्म्स है वो है उपसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है और सेंट्रल मेटल और लिगेंड के मध्य में सिग्मा बंध की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु की उपसंयोजक संख्या कहा जाता है। और इसमें लिगेंड जैसे Cn- है, CO है, N2 आदि लिगेंड क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध भी बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें
कि पाई बंधों की संख्या को उपसंयोजक नंबर के रूप में काउंट नहीं करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये है हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन, तो यहाँ आप देखेंगे ये Cr और NH3 का होल 6 3+, ये आपका एक उपसंयोजक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि जो NH3 है उसकी संख्या है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसमें 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 6। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें तो यहाँ पर है ब्रैकेट FeCO का होल 5, CO का होल 5 और ये आपका ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो CO है उसकी संख्या है 5, या लिगेंड कितने हैं 5, और Fe क्या है यहाँ पर एक सेंट्रल एटम, तो इसके साथ 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ये पांचों लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें होगा 5। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखते हैं ब्रैकेट CO और Cl का होल 4 ब्रैकेट बंद 2-। यहाँ पर कितने Cl लिगेंड के रूप में हैं 4, और ये चारों CO के साथ सिग्मा बंद बना रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या के बारे में आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के मध्य जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है उनको कोऑर्डिनेशन संख्या के रूप में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, किसी उपसंयोजक एंटिटी, जो हमने फर्स्ट में टर्म पढ़ी थी उसमें जो उपसंयोजक एंटिटी का वह परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाता है, जो अपने साथ अन्य परमाणु या समूह जिन्हें लिगेंड भी कहते हैं को जोड़कर केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है। केंद्रीय परमाणु कौन कहलाएगा, जो लिगेंडों को जोड़ के अपने साथ लिगेंडों को जोड़ेगा और केंद्रीय स्थिति प्राप्त करेगा, किसमें उपसंयोजक एंटिटी का वही परमाणु केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पर हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन में देखेंगे तो ये ब्रैकेट CO और NH3 का होल 6 3+ आयन। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो CO है कोबाल्ट है वो क्या है, यहाँ पर एक सेंट्रल एटम के रूप में है, सेंट्रल एटम के रूप में उसने अपनी स्थिति प्राप्त कर रखी है। और NH3 क्या है, लिगेंड, इन लिगेंडों के साथ जुड़ के वो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में बना हुआ है और 6 अमोनिया के अणु उपसंयोजक बंध के द्वारा कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है सेंट्रल एटम। अब फोर्थ लिगेंड है, महत्वपूर्ण है, ये है फोर्थ है आपका जो टर्म यूज होती है किसमें, उपसंयोजक रसायन में, तो वो आती है आपकी लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसी स्पीसीज को लिगेंड कहते हैं जिसके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जिससे ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना सकते हों। ध्यान रखें, लिगेंड वही कहलाते हैं जिनके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और केंद्रीय परमाणु के साथ कौन सा बंध बनाते हों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हों, वो स्पेसीज लिगेंड कहलाते हैं। और कोई लिगेंड मेटल एटम्स के साथ कितने व कैसे उपसंयोजक बंध बना सकता है, इसके भी आप पर लिगेंड कई प्रकार के हो सकते हैं। उसमें पहला है एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटिक लिगेंड को किस भी आप पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनमें क्या होता है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल
एक रूप से संयोजक बंध बनाते हैं, इसीलिए इनका नाम है मोनोडेंटेट या एक दंतुक लिगेंड। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे Cn माइनस है, Cl माइनस है, NH3 है, ये सब एक दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। ये केवल सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनको एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, जिसे डाइडेंटेट लिगेंड भी कहा जाता है। इनके लिए क्या होता है कि इनके अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो उपसे संयोजक बंध बनाएंगे। क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है, इसलिए ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बंध बनाएंगे, दो बंध बनाएंगे। जैसे बाइडेंटेट लिगेंड का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन में आप देखेंगे NH2 और NH2 ये दोनों डबल उपसे संयोजक बंध बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इसी प्रकार एसिटिल एसीटोनेटो आयन, तो यहाँ भी देखेंगे ये दोनों O और ये O, ये दोनों उपसे संयोजक बंध बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है NOH और NO, तो ये भी आपके इन दोनों के पास क्या है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी उपसे संयोजक बंध बना लेते हैं। चूंकि ये डबल उपसे संयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए ये डाइडेंटेट लिगेंड्स की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से लिगेंड धातु के साथ जितने उपसे संयोजक बंध बनाते हैं उसी के बिहाफ पर उनका नामकरण हो जाता है, नोमेनक्लेचर होता है। जैसे अगर वो सेंट्रल मेटल के साथ 3 बंध बनाएगा तो ट्राइडेंटेट कहलाएगा, 4 बंध बनाएगा तो टेट्राडेंटेट कहलाएगा, और अगर 6 बंध वो बनाता है जिसे हम हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जनरली जो प्रयोगशालाओं में काम आता है वो आता है आपका EDTA, जिसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये कैसा लिगेंड है, एक षटदंतुक या हेक्साडेंटेट लिगेंड है। आप देखिए इस EDTA की स्ट्रक्चर को, तो देखिए ये CH2, ये CH2, ये तो क्या हो गई आपकी एथिलीन, और ये आपकी डाइएमीन है। तो डाइएमीन में देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, तो ये दोनों भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये जो टेट्रा एसिटिक एसिड है, इसमें इस ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो ये चारों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो EDTA में कुल मिला के कितने लोन पेयर हैं, 6। तो ये 6 के 6 कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, 6। इसीलिए इसका नाम हेक्साडेंटेट या षटदंतुक लिगेंड है। और ये आपको जो प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें अत्यधिक प्रयोग में आने वाला लिगेंड है। जनरली क्या होता है कि जब कोई लिगेंड धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो उसे एक जनरल नाम दिया जाता है और उसे कहते हैं मल्टीडेंटेट लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है आपकी दोहरे दंतुक लिगेंड। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो उसके अंदर वो दोनों तरह से अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं जो द्विदंतुक लिगेंड का बिहेवियर करते हैं। देखिए, इसको एम्बिडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं। इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, जिन लिगेंड अणु या आयनों में एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हों। एक तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती है कि एक से अधिक प्रकार के उनमें दाता परमाणु होने चाहिए, और वो जो एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हैं वो सिचुएशन के अनुसार उनमें से किसी भी जो डोनर एटॉम है उसके द्वारा उपसंयोजक बंध बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंटेट या दोहरे दंतुक लिगेंड कहते हैं। और इसके अगर उदाहरण देखें तो आप देखिए HCN- आयन में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही डोनर एटॉम है, अर्थात दाता परमाणु है। परिस्थिति के अनुसार ये नाइट्रोजन परमाणु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, जैसे
NCS इसको आइसोथायोसाइनेटो संकुल बना सकता है। और सिचुएशन चेंज होगी तो एस परमाणु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर MSCN के रूप में थायोसाइनेटो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो ये है N2-P, एक दोहरा दंतुक लिगेंड है जो क्या करता है परिस्थिति के अनुसार, जैसे ये M मेटल के साथ ONO नाइट्राइटो के रूप में इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया। इसी प्रकार से MnO2 नाइट्रो संकुल के रूप में भी नाइट्रोजन मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें दोहरे दंतुक लिगेंड की कैपेसिटी होती है, अर्थात इसमें जो दोनों एलिमेंट हैं वो डोनर की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए ये एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपका जो फोर्थ प्रकार का लिगेंड है वो है ब्रिजिंग लिगेंड्स या सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड क्या होते हैं? सेतु लिगेंड में क्या होता है, लिगेंड जो एक लिगेंड होता है वो ही एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, उसे सेतु लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे देखिए, आपका ये Cl है, ये इधर कोबाल्ट से भी जुड़ा हुआ है और इधर सिल्वर से भी जुड़ा हुआ है, तो एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ गया, तो इसलिए ये इन दोनों के लिए क्या कार्य कर रहा है, सेतु का कार्य कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये नीचे के एग्जाम्पल में देखेंगे, ये एल्यूमिनियम और इधर भी एल्यूमिनियम, यहाँ ये Cl और ये नीचे वाला Cl, ये दोनों Cl अगर ऊपर वाले Cl को देखेंगे तो फर्स्ट एल्यूमिनियम और सेकंड एल्यूमिनियम, दोनों एल्यूमिनियम के साथ ये ब्रिज का कार्य कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय एटम्स के साथ जुड़े रहते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके सेतु लिगेंड कहलाते हैं। अब बात आती है आपकी जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टर्म्स है वो है कीलेशन या कीलेटीकरण। कीलेटीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि कीलेट होता क्या है। जब एक ही लिगेंड तो कितने होंगे, एक ही लिगेंड उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बंध बनाएं तो कैसी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, चक्रीय संरचना का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान रखें, लिगेंड एक ही रहेगा और वह एक ही लिगेंड उस केंद्रीय एटम के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, और एक से अधिक जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा तो एक चक्रीय स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होगा, और चक्रीय स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होने से वो संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं। और इस पूरे जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीलेशन या कीलेटीकरण कहते हैं। अब चूंकि ये चक्र बन गया तो चक्रीय स्ट्रक्चर के कारण कीलेट संकुल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये बहुदंतुक कीलेट की प्रकृति के हिसाब से इनको हम क्या कहते हैं, द्विदंतुक कीलेटीकरण, त्रिदंतुक कीलेटीकरण, चतुर्दंतुक कीलेटीकरण आदि डिफरेंट टाइप के ये कीलेटीकरण हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक केंद्रीय धातु है और इसमें ये NH2 ये NH2 एक से अधिक, जब एक ही लिगेंड उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये NH2 ये NH2, केंद्रीय धातु एक ही है और लिगेंड भी एक ही प्रकार का है, एक से अधिक उपसंयोजक बंध बना रहा है। तो यहाँ एक क्या बन गई, एक चक्रीय संरचना बन गई, और चक्रीय संरचना बनने के कारण कैसा संकुल बन गया, ये कीलेट संकुल बन गया। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले में भी देखेंगे तो यहाँ भी एक ही सेंट्रल मेटल है और उससे जो एक लिगेंड है वो एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर एक संकुल का निर्माण होता है। ये कीलेशन की प्रोसेस होती है, इसमें बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कीलेट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ये आवश्यक है कि वहाँ पर एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि लिगेंड एक से अधिक बॉन्ड बनाए और वो चक्रीय संरचना नहीं बने तो वो कीलेटीकरण की सिचुएशन में नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यदि एक डाइडेंटेट लिगेंड भिन्न भिन्न धातुओं के साथ उपसंयोजक बंध बनाए, जैसे ये डाइडेंटेट लिगेंड है NH2 और NH2, इधर ये कोबाल्ट और इधर ये कोबाल्ट, इन दोनों के साथ भिन्न भिन्न उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो ये कीलेटीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। एक कीलेट यौगिक नहीं है, इसमें
एक डाइडेंटिक लिगेंड है जो एथिलीन डाइएमीन ने 2 सिग्मा बंध बना रखे हैं, लेकिन ये दोनों सिग्मा बंध 2 अलग अलग कोबाल्ट आयनों के साथ बने हुए हैं। जबकि किलेटीकरण में क्या होता है, उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए एक ही लिगेंड, वो किलेटीकरण की श्रेणी में आते हैं और उससे एक चक्रीय संरचना का भी निर्माण होता है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है वो भी अलग अलग हैं और ये लिगेंड तो एक ही टाइप का है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग होने के कारण ये किलेशन की श्रेणी में नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण टर्म्स है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंडों को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अगर हम हटा दें तो केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश बचेगा या जो आवेश उत्पन्न होगा उसे उस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और इसे हम रोमन में केंद्रीय परमाणु के नाम के बाद लिखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे आपका है, ये है COCl4 2-, ये आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें से अगर हम 4 Cl को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ निकाल दिया तो 4 Cl निकालने के बाद कोबाल्ट पर क्या बचेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इसलिए हमने इसको रोमन में लिख रखा है सेकंड। इसी प्रकार से अगर COCN⁵H इसको भी निकाल दें और ये 3- है, 3- है तो निश्चित रूप से CN 5 CN- के हो गए और एक ये हाइड्रोजन है, ये H- है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 5 और 1 6। चूंकि 6 माइनस के हैं तो इसका मतलब कोबाल्ट +3 होगा, तो इस पर क्या बच जाएगा, ये थर्ड। इसी प्रकार से MnO4- में भी अगर चारों ऑक्सीजन को आप निकाल दोगे तो चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो -2 है और 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, -8 हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Mn कितना था, +7, इसीलिए तो यहाँ पर -1 है, क्योंकि ये इनकी टोटल ऑक्सीजन की -8 हो गई और इसकी +7 हो गई, तो -1 इस पर आवेश शो हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो लास्ट टर्म्स है वो है आपकी धातु धातु बंध या मेटल मेटल बॉन्ड्स। मेटल मेटल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनमें कई संकुल यौगिक कैसे होते हैं, 2 केंद्रीय परमाणु के मध्य भी धातु धातु बंध पाए जाते हैं। जैसे यहाँ आप यहाँ देखिए, ये रीनियम और रीनियम इन दोनों के मध्य भी बंध है। इसी प्रकार से ये देखिए Re और कोबाल्ट, रीनियम और कोबाल्ट के मध्य भी बंध है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जो बंध पाए जाते हैं उन्हें हम धातु धातु बंध के नाम से जानते हैं। थैंक यू।